दोस्तों, इतिहास ने हमें बहुत कुछ दिया है, कुछ बहुत अच्छा तो कुछ बहुत ही बुरा। जहां अपने किस्सों से इतिहास ने हमें गौरवान्वित किया है, तो वहीं कुछ किस्से हमारे दिल में नासूर बनकर रह गए हैं। इतिहास ने अपने अंचल में इसी तरह के एक किस्से को सहेज रखा है, जिसे सुनते ही धमनियों में बहते रक्त की गति सामान्य से कहीं अधिक हो जाती है। यह घटना थी 18वीं सदी में लड़े गए सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक, पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसने एक ही दिन में हजारों योद्धाओं को मौत के मुंह में धकेल दिया। तो आइए जानते हैं इस विनाशक युद्ध से जुड़े कुछ पहलुओं को। 18वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वर्षों से भारत की जमीन पर सीना ताने खड़ा मुगल साम्राज्य अब घुटनों पर आ चुका था। दूसरी तरफ मराठाओं का भगवा परचम बुलंदी पर लहरा रहा था। पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में राजपूताना, मालवा अथवा गुजरात के राजा मराठों के साथ आ मिले थे। मराठों के लगातार आक्रमणों ने मुगल बादशाहों की हालत बदतर कर दी थी। उत्तर भारत के अधिकांश इलाके जहां पहले मुगलों का शासन था, वहां अब मराठों का कब्जा हो चुका था। 1758 में पेशवा बाजीराव के पुत्र बालाजीराव ने पंजाब पर विजय प्राप्त कर मराठा साम्राज्य को और अधिक विस्तार दिया था। लेकिन उनकी जितनी ख्याति बढ़ी, उनके शत्रुओं की संख्या में उतनी ही बढ़ोतरी भी हुई। इस बार उनका सीधा सामना अफगान नवाब अहमद शाह अब्दाली के साथ था। अब्दाली ने 1759 में पश्तून अथवा बलोच जनजातियों को एकत्रित करके सेना का संगठन किया और वह अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता गया। अंततः 14 जनवरी 1761 को पानीपत में अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना व मराठों के बीच 18वीं सदी का सबसे भयावह युद्ध लड़ा गया। दोस्तों, यहाँ से थोड़ा पीछे चलते हैं और अहमद शाह अब्दाली के भारत आगमन के बारे में जानते हैं। 1758 में पंजाब पर जीत और लाहौर तक अपना कब्जा करने के बाद मराठों ने तैमूर शाह दुर्रानी को खदेड़ दिया। गौर कीजिए, तैमूर शाह अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का बेटा था। अब्दाली को यह बात नागवार गुजरी और उसने भारत पर हमले का मन बना लिया। सबसे पहले उसने पंजाब के उन जगहों पर हमला किया जहां मराठा फौजें कम संख्या में मौजूद थी। उसके बाद वह अपनी फौज के साथ आगे बढ़ा। समय के साथ मुगल शासक दो भागों में बंट गए, एक वो जो भारतीय मुस्लिम थे और दूसरे वो जो बाहर से आकर यहाँ शासन कर रहे थे। तो मराठा भारतीय मूल के मुसलमानों के पक्ष में थे। अब बाहरी मुसलमान शासक किसी विदेशी सहायता की प्रतीक्षा में थे, जो उन्हें अहमद शाह अब्दाली के रूप में प्राप्त हुई। अहमद शाह ने पंजाब, कश्मीर और मुल्तान पर कब्जा जमाने के बाद दिल्ली की राजनीति में अपनी दिलचस्पी दिखाई और फिर से वो आगे बढ़े। मराठों द्वारा अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जंग का ऐलान किया जाना इतिहास में एक निर्णायक घटना बन गई। मराठों के हौसले कितने बुलंद थे, वो इस बात से पता चलता है कि उन्होंने न केवल अब्दाली को मारने की योजना बनाई, अपितु बंगाल जाकर बढ़ती जा रही ब्रिटिश ताकतों को रोकने का भी मन बना लिया था। अगर यह संभव हो पाता तो शायद ब्रिटिश साम्राज्य का अंत उसके उदय से पहले ही हो। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी के समय से मराठों के राजपूतों से घनिष्ठ संबंध थे, किंतु 1750 के बाद मराठा राजपूतों के आपसी झगड़ों में हस्तक्षेप करके किसी का एक पक्ष लेने लगे तथा इस तरह उन्हें दूसरे पक्ष की नाराजगी झेलनी पड़ी। राजा सूरजमल मराठों के कट्टर समर्थक थे, किंतु जब उन्हें दिल्ली के गवर्नर बनने की इच्छा जाहिर की 14 अप्रैल 1760 को मराठा सेना भाऊ सदाशिव राव के नेतृत्व में पुणे से दिल्ली की ओर प्रस्थान हुई। उस समय मराठा सैन्य बल में 50,000 पैदल सैनिक थे। इब्राहिम खान गर्दी का भी इस युद्ध में विशेष योगदान रहा है। गर्दी के फ्रांस निर्मित राइफलों के साथ 8,000 सैनिक, जो कि फ्रांसीसी प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षित थे, वह मराठों के साथ आ मिले। इतना ही नहीं, गर्दी के पास अन्य तोपें और बंदूकें थीं, जिनका उस समय विशेष महत्व था। और इस तरह मराठों को मदद मिलती रही और दिल्ली पहुंचते तक मराठों की सैन्य शक्ति 2 लाख हो गई थी। मराठों की मजबूत स्थिति देखते हुए